स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 पदों को ध्यान में रखते हुए जो आपके मेंटल एप्टीट्यूड की क्लासेस हैं, मानसिक अभिरुचि, ये मैं डेली और लगातार आपकी क्लासेस ले रहा हूँ। देखिए, जो आपके मेंटल एप्टीट्यूड की क्लास है, इसको सिलेबस में अगर मैं देखूँ तो उसके हिसाब से आपका पब्लिक इंटरेस्ट यानी जनहित, लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून एवं शांति व्यवस्था, कम्युनल हार्मोनी यानी सांप्रदायिक सद्भाव, क्राइम कंट्रोल यानी अपराध नियंत्रण, रूल ऑफ लॉ यानी विधि का शासन, एबिलिटी ऑफ एडॉप्टेबिलिटी यानी कि अनुकूलन की क्षमता, ये टॉपिक। इसके अलावा पुलिस सिस्टम यानी पुलिस प्रणाली, ये 3 और 3 6 और एक 7 टॉपिक मैंने अच्छे से कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने अभी तक इन टॉपिक्स को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना। चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम मानसिक अभिरुचि के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं। और मेरे प्यारे भाई, आपका जो आज का टॉपिक है ये है प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन बेसिक लेवल यानी व्यावसायिक सूचना बेसिक स्तर की। चलिए शुरुआत करते हैं। और एक बात आप अच्छे से जानते हो कि आपके जो यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के सिलेबस में दिया गया है मेंटल एप्टीट्यूड का सेक्शन, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पेपर देखो, अभी जो आपका लेटेस्ट में हुआ है 17-18 फरवरी का, उसको ही देखो तो आपके चारों वालों का मिला लिया जाए तो लगभग 51-52 प्रश्न आपके मेंटल एप्टीट्यूड से ही पूछे गए थे। तो मतलब ये कहीं ना कहीं आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। इस वजह से ये सारे सवाल जो हैं, ये सारे टॉपिक जो है मैं कंप्लीट करवा दे रहा हूँ। इसकी चिंता आपको नहीं करनी है। आप प्लेलिस्ट को विजिट करते रहिएगा, आपको हर एक क्लास क्रम के अनुसार मिल जाएगी। फिलहाल चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जो है आपका प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन या बेसिक लेवल या व्यावसायिक सूचना बेसिक स्तर की। इसमें कोई भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके नहीं थे, इस वजह से मैंने डायरेक्ट सवाल से स्टार्ट किया है। वरना हर एक क्लास में तो मैं पहले आपके कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, लेकिन इसमें कोई खास आपके लिए नहीं था। सवाल पहला आपके सामने क्या कह रहा है कि पुलिस को बेसिक स्तर की व्यावसायिक सूचना का पूर्व ज्ञान होना क्या आवश्यक है। पुलिस को बेसिक स्तर की व्यावसायिक सूचना का पूर्व ज्ञान होना क्या आवश्यक है, जिससे उनकी कार्य प्रणाली और उसके वैधानिक परिणामों में संघर्ष न उत्पन्न हो। बिल्कुल सही है। जिससे वह भावनात्मक एवं पेशेवर दोनों भूमिकाओं के बीच सामंजस्य स्थापित कर सकें, ये भी सही है। मतलब राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ए एंड बी दोनों। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2, पुलिस के प्रति नकारात्मक एवं शत्रुता का भाव उत्पन्न होने का कारण क्या है। पुलिस के प्रति नकारात्मक एवं शत्रुता का भाव उत्पन्न होने का कारण क्या है। अपमानजनक शब्दों का प्रयोग, बिल्कुल सही है। देखो, पुलिस के प्रति जो नकारात्मक या फिर कहा जाए शत्रुता का भाव उत्पन्न होता है, ये इसी वजह से, क्योंकि अगर कहा जाए तो लगभग अपमानजनक शब्द का प्रयोग होता ही है। अपमानजनक व्यवहार, कमजोर के प्रति अनावश्यक बल, राइट होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त सभी ऑप्शन डी राइट होगा। अगला सवाल आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3, पुलिस को आरोपी व्यक्ति से पूछताछ करते समय किस प्रकार की सावधानी बरतनी चाहिए। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। बताइए, पुलिस को आरोपी व्यक्ति से पूछताछ करते समय किस प्रकार की सावधानी बरतनी चाहिए। निष्पक्ष रहना चाहिए, बहुत सही। पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए, ठीक है। गुस्से एवं व्यवहार पर नियंत्रण रखना चाहिए, ठीक है। राइट होगा आपका ऑल ऑफ दीज यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है कि पुलिस को पेशेवर तरीके से किसी को अपराधी घोषित तब तक नहीं करना चाहिए जब तक कि उसके खिलाफ ठोस सबूत ना हो। यही आपका परफेक्ट उत्तर बैठ रहा है। ऑप्शन ए ही आपका राइट होगा। अगला सवाल आपके सामने, सवाल क्या कह रहा है समझिएगा। सवाल है कि हवालात में रखे गए व्यक्तियों के प्रति पुलिस का व्यवहार कैसा होना चाहिए। हवालात में रखे गए व्यक्तियों के प्रति पुलिस का व्यवहार जो है कैसा होना चाहिए, इसका आंसर आप बताएंगे। राइट उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा। कठोर और पाशविक, नहीं, ऐसा नहीं है, कठोर नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। सामान्य और मानवीय व्यवहार होना चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सामान्य और मानवीय व्यवहार। ऑप्शन बी परफेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है, अपराध में वंचित एवं अपराध कारित करके भागे अपराधियों की तलाश की जानी चाहिए किसके द्वारा। समझिएगा, अपराध में वांछित लिखा है। अपराध में वांछित एवं अपराध कारित यानी अपराध करके भागने वाले अपराधियों की तलाश की जानी चाहिए 2 या 2 से अधिक पुलिसकर्मियों द्वारा, केवल 1 पुलिसकर्मी द्वारा, 5 से अधिक पुलिसकर्मी द्वारा। राइट उत्तर क्या होगा। सही उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 2 से अधिक, या 2 या 2 से अधिक पुलिसकर्मी द्वारा। राइट उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अकेले पुलिसकर्मी द्वारा किसी भी अपराधी का पीछा नहीं करना चाहिए।
राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला सवाल कि संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी किस तरीके से लेनी चाहिए, सामने से खड़े होकर, पीछे से खड़े होकर, या खुद को झुकाकर, या फिर उपरोक्त सभी। देखिए उपरोक्त सभी तो यहाँ पे ऐसे ही कट गया, जहाँ पे आप ऑप्शन सी को देखोगे खुद को झुकाकर। भाई आप किसी के सामने खुद को झुका करके उसकी तलाशी कैसे ले सकते हो, नहीं ले सकते ना, और वो भी अपराधी के सामने, वो भी पुलिस का झुकना, ये बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो पूरी तरीके से गलत। अब सामने से खड़े होकर और पीछे से खड़े होकर, सामने से खड़े होकर आप जो तलाशी ये इसलिए नहीं ले सकते हो कि हो सकता है कि वो अपराधी है आप पर भी हमला कर दे, इस वजह से आप सामने से खड़े होकर भी उसकी तलाशी नहीं ले सकते। आपको तलाशी लेने का सबसे एकमात्र और बेहतर तरीका है पीछे से खड़े होकर, आप पीछे से उसका चेक करोगे कि उसके पास कहीं कोई हथियार तो नहीं है। तो मतलब ऑप्शन जो राइट होगा आपका ये होगा बी, पीछे से खड़े होकर। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 8 से क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 8 है, तलाशी करते समय शरीर के किस भाग की तलाशी सबसे पहले की जानी चाहिए। सवाल क्या कह रहा है कि तलाशी करते समय शरीर के किस भाग की तलाशी करते समय शरीर के किस भाग की तलाशी सबसे पहले की जानी चाहिए, इसका उत्तर आपको बताना है। समझिएगा, चेहरे की, भाई चेहरे की तलाशी करने का क्या मतलब है, तो यहाँ पे तो ये पहला गलत। कमर की, ठीक है, जांघ की कर नहीं सकते हैं, राइट होगा आपका ऑप्शन नंबर बी कमर की। तलाशी करते समय हमें सबसे पहले जो जांच करनी होती है वो कमर की, क्योंकि लगभग देखा जाए तो अधिकतर अपराधी जो होते हैं वो कमर में ही हथियार रखते हैं। जैसे अगर कहा जाए तो पिस्टल वगैरह हो गया तो ये कमर में ही ज़्यादा रखते हैं, तो इस वजह से कमर की तलाशी सबसे पहले की जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने कि संदिग्ध व्यक्तियों से उनकी शिनाख्त व पहचान के संबंध में पूछताछ कब करनी चाहिए। संदिग्ध व्यक्तियों से उनकी शिनाख्त या फिर उनकी पहचान के बारे में पूछताछ कब करनी चाहिए, तलाशी के बाद, तलाशी के पूर्व, या तलाशी करते समय। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तलाशी के बाद। क्यों? क्योंकि गाइज उनसे हम पूछताछ या उनकी पहचान हम तभी करेंगे तलाशी के बाद। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम तलाशी से पहले करेंगे तो हो सकता है कि वो हमारे ऊपर खुद हमला कर दे, इस वजह से तलाशी के बाद मुझे उनकी पहचान, उनके शिनाख्त के बारे में जानकारी लेना जरूरी है। तो राइट उत्तर होगा हम तलाशी के बाद ही उनके बारे में जानकारी ले पाएंगे। अगला सवाल आपके सामने, सवाल अगला क्या कह रहा है कि वाहन की तलाशी के समय पुलिस को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। राइट उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाहन की तलाशी के समय पुलिस को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, बताइए सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखिए, ड्राइवर को वाहन से बाहर निकलने को कहना चाहिए, बहुत सही, ड्राइवर को हम वाहन से बाहर निकलने को कहेंगे, ठीक है। तलाशी के समय वाहन की चाबी पुलिस के पास होनी चाहिए, ये भी सही है। वाहन की डिग्गी को सावधानी पूर्वक चेक करना चाहिए, ये भी सही है। तो मतलब डी आंसर आपका राइट होगा, ऑल ऑफ दीज या फिर उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। सवाल क्या कह रहा है कि किसी वाहन में यदि बीमार, वृद्ध एवं महिलाएं हैं तो उस वाहन की तलाशी में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर आप किसी वाहन की तलाशी कर रहे हैं और उस वाहन में अगर कोई बीमार या वृद्ध या फिर कहा जाए महिलाएं हैं तो उस वाहन की तलाशी करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तलाशी शालीनता एवं सतर्कता से करनी चाहिए, ठीक है। महिलाओं की तलाशी महिला पुलिसकर्मियों द्वारा की जानी चाहिए, बहुत सही। सम्मानजनक व नियंत्रित भाषा का प्रयोग करना चाहिए, ये भी सही है। तो मतलब डी आंसर राइट होगा, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है कि अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश की कार्यवाही में पुलिस पर हमला दर्शाता है। पुलिस में रण कौशल की कमी, पुलिस में व्यावसायिकता की कमी, सही है। ऑप्शन सी राइट होगा, ए और बी दोनों ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला है, अपराधियों की गिरफ्तारी के समय किन बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। कहने का मतलब यह है कि अगर हमें किसी अपराधी की गिरफ्तारी करनी है, किसी अपराधी को पकड़ना है तो हमें किन बातों को ध्यान रखना होगा। दबिश टीम की सहायता के लिए कवर टीम लगाई जाए, ठीक है, बहुत सही। रात के समय दबिश में हैवी ड्यूटी लाइट का प्रयोग करें, ठीक है। बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट व पटका को धारण किया जाना चाहिए, ये भी सही है। तो मतलब डी आंसर राइट होगा, हमें इन सभी बातों को ध्यान रखना चाहिए, ऑप्शन डी राइट होगा, उपरोक्त सभी। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने। सवाल क्या कह रहा है, समझने के बाद आंसर दीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है। अगला सवाल क्या कह रहा है कि पुलिस पब्लिक संबंध को मजबूत बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जाना आवश्यक है। पुलिस और पब्लिक यानी पुलिस और जनता के बीच के संबंध को मजबूत बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, या फिर कहा जाए पुलिस को क्या करना चाहिए।
हमें शब्द क्यों कह रहा हूँ भाई, क्योंकि अब आप सभी को भी बनना है ना, इस वजह से कह रहा हूँ। पुलिस द्वारा समय समय पर थाना दिवस का आयोजन कर जनता को पुलिस प्रणाली व कार्यशैली से अवगत कराना चाहिए। ठीक है। पुलिस की कार्यात्मक शैली को लचीला तथा जनता में विश्वास पैदा करने योग्य बनाना। ठीक है। पुलिस द्वारा जनता की शिकायतों का सम्मान करना तथा उनका उचित समाधान करना। ठीक है। राइट उत्तर होगा डी आंसर। इन सभी बातों को अगर हम ध्यान रखें तो पुलिस और पब्लिक के बीच एक मजबूत संबंध बनेगा। डी उत्तर आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, पुलिस का ईमानदार होना अति आवश्यक है। यह ईमानदारी होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि पुलिस ईमानदार होनी चाहिए, ये बात तो सही है, लेकिन किस में ईमानदारी होनी चाहिए? आचरण में, व्यवहार में, या फिर आचरण एवं व्यवहार दोनों में, या फिर ना ही आचरण में और ना ही व्यवहार। राइट उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा सी आंसर। आचरण और व्यवहार दोनों से पुलिस को ईमानदार होना चाहिए। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि पुलिस को किन आचार संहिताओं का पालन अवश्य ही करना चाहिए। पुलिस को किन आचार संहिताओं का पालन अवश्य ही करना चाहिए? निष्ठा, ठीक है, विश्वसनीयता, ठीक है, सौजन्यता, ये भी ठीक है। राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर। उपरोक्त सभी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, पुलिस किन कार्यों से जनता की विश्वसनीयता को हासिल करती है? पुलिस किन कार्यों से जनता की विश्वसनीयता को हासिल करती है? इसका उत्तर आप बताएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल देखिए, समझिएगा। आमजनों एवं पीड़ित के प्रति सौजन्यता से, जनसेवा एवं संवेदनशीलता से, कर्तव्य निष्ठा एवं पारदर्शिता पूर्ण कार्यों से। ठीक है। राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर, इन सभी। अगला सवाल क्या कह रहा है, समझने की कोशिश कीजिएगा। पुलिस का किसी संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करना क्यों आवश्यक है? पुलिस का किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करना क्यों आवश्यक है? लोगों में पुलिस का भय दिखाने के लिए? भाई ऐसा कैसे हो सकता है? हम पुलिस का भय दिखाने के लिए किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार थोड़ी करेंगे, नहीं। सार्वजनिक नैतिकता को बनाए रखने के लिए बहुत सही, क्योंकि अगर मुझे लग रहा है कि हाँ भाई ये अपराधी है या ये खुरापात कर सकता है तो मुझे उसे गिरफ्तार करना पड़ेगा, ताकि जो भी वहाँ पे काम या कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें नैतिकता बनी रहे। बात सही है। आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए यह भी सही है। तो मतलब ऑप्शन नंबर डी, वी एंड सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल आपके सामने। सवाल क्या कह रहा है समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है। इसका समझने के बाद आंसर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी करोगे भाई तो गलत उत्तर हो जाएगा। सवाल क्या कह रहा है, यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया तो पुलिस या अन्य व्यक्ति किन नियमों का पालन करेंगे? दैट मीन्स ये हुआ कि अगर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया तो पुलिस या फिर कहा जाए अन्य व्यक्ति, वो किन किन बातों का या किन नियम का पालन करेंगे? उसके साथ मारपीट कर उसे चोट पहुंचाएंगे। भाई किसी भी व्यक्ति को अगर आप गिरफ्तार करते हैं तो उसकी रक्षा की जिम्मेदारी उस अभिरक्षक की होगी जिसके वो अंडर में गिरफ्तार है। तो भाई आप उसे चोट नहीं पहुंचा सकते। यहाँ पे ए तो बिल्कुल गलत। उसे किसी को सूचना दिए बिना थाने ले जाकर बंद कर देंगे, ऐसा भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप उसे थाने तभी ले जा सकते हो जब उसके प्रति कोई ठोस सबूत हो। और दूसरी बात, आप उसे बंद तभी कर पाओगे जब उसके मतलब घर वालों को उसकी आप सूचना दे दोगे। गिरफ्तार व्यक्ति के संबंधियों, मित्रों आदि को उसकी गिरफ्तारी व स्थान की सूचना तत्काल पहुंचाएंगे। ये बिल्कुल सही है। गिरफ्तार जो व्यक्ति है उसके संबंधी या उसके मित्र या फिर उसके घर वालों को उसकी गिरफ्तारी और जहाँ पे वो गिरफ्तार किया गया वो स्थान, इन दोनों चीज़ों को हम तुरंत बताएंगे उनके सगे संबंधियों को जो भी हैं। तो राइट उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इन बातों का ध्यान रखा जाएगा, यह नियम का पालन किया जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से गिरफ्तार व्यक्ति के स्वास्थ्य व सुरक्षा का कर्तव्य किसका है? दैट मीन्स ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार है तो उसके स्वास्थ्य यानी कि उसकी तबीयत वगैरह और इसके अलावा उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है, ये सवाल कह रहा है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि आप उसे चोट नहीं पहुंचा सकते क्योंकि वो आपकी अभिरक्षा में इस समय गिरफ्तार है। तो न्यायालय का तो होगा नहीं। राइट उत्तर होगा बी आंसर, उसका जिसकी अभिरक्षा में व्यक्ति गिरफ्तार है, यानी जिसकी अभिरक्षा में गिरफ्तार व्यक्ति है उसी का कर्तव्य है कि व्यक्ति के स्वास्थ्य और उसकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए। राइट उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। सवाल कह रहा है कि गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष
किस प्रकार प्रस्तुत करना होता है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी अगर गिरफ्तार व्यक्ति है तो उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष कब या किस प्रकार हम उसे प्रस्तुत करेंगे ये बताना है। अभियुक्त को उपनिरीक्षक से निम्न पद का पुलिसकर्मी नहीं प्रस्तुत कर सकता, ऐसा नहीं है। जब अन्वेषण 24 घंटों में पूरा नहीं किया जा सकता, ठीक है। मजिस्ट्रेट को मामले की अधिकारिता होना अनिवार्य नहीं, ऐसा भी नहीं है। मामले की निर्धारित डायरी की प्रविष्टियां साथ भेजना अनिवार्य है, ऐसा भी नहीं है। राइट उत्तर होगा बी आंसर। जब हम अन्वेषण 24 आवर के अंदर ना पूरा कर पाएँ तो गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना जरूरी है। राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा जब अन्वेषण 24 आवर के अंदर ना पूरा किया जाए। अगला सवाल देखिए, सवाल क्या कह रहा है, समझने के बाद आंसर दीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 22 सवाल कह रहा है कि पुलिस थाने में निरुद्ध अथवा कारागार में निरुद्ध किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर जांच किसके द्वारा की जाएगी। सवाल इंपॉर्टेंट है, बताइए। क्या कह रहा है कि पुलिस थाने में निरुद्ध अथवा कारागार में निरुद्ध किसी व्यक्ति के मृत्यु होने पर जांच किसके द्वारा की जाएगी। थाना प्रभारी द्वारा। देखो सवाल क्या कह रहा है कि कारागार में, तो भाई कारागार में भी पूछ लिया गया तो थाना प्रभारी का मतलब नहीं है, ठीक है। कारागार अधीक्षक द्वारा, हम कारागार अधीक्षक तभी कर सकते हैं जब थाने वाला ना बात दिया होता। उस न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जिसकी अधिकारिता के क्षेत्र में उक्त अपराध हुआ है। बहुत सही है, सी आंसर राइट होगा। मतलब उस न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा उसके मृत्यु होने का कारण या उसके मृत्यु होने की जांच करेंगे जिसके क्षेत्र में ये अपराध हुआ है। तो राइट उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। सवाल समझने के बाद आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किशोर अभियुक्त को उसका अपराध सिद्ध होने पर कहाँ भेजा जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एक किशोर अभियुक्त है, मतलब वो अगर कहा जाए तो बालिग नहीं है, मतलब उसे नाबालिग की कैटेगरी में रखा गया है, और अगर पता चलता है कि भाई ये अपराधी है या इन्होंने अपराध किया है, ये बिल्कुल तय हो चुका है, तो आप उसे भेजेंगे कहाँ पे, जिला कारागार, ठीक है। विशेष गृह में, आश्रय गृह में, निरीक्षण गृह में। देखो जिला कारागार में तभी भेजा जा सकता है जब वो बालिग हो, ठीक है। विशेष गृह में ऑप्शन बी राइट उत्तर होगा, विशेष गृह में भेजा जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है। सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 का प्रशासन किसके अधीन होगा। इसका आंसर आप बताएंगे, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। राइट उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महानिदेशक के अधीन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक गुड न्यूज़ दे दूं। देखिए आप एक बात ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जी तोड़ बिल्कुल बेधड़क तरीके से इस बार सिलेक्शन लेने के लिए आप बिल्कुल व्याकुल हैं और आपके मन में ये सवाल है कि हमें इस बार सिलेक्शन लेना है, किसी भी तरीके से लेना है, तो मेरे प्यारे भाई आपके लिए गुड न्यूज है। 60% डिस्काउंट के साथ एक रामबाण ई बुक लाई गई है जो स्पेशल फॉर यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए है, जिसमें यूपी पुलिस का पूरा सिलेबस, जीके, यूपी जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग सब कुछ कवर हो रहा है। पूरे 418 पेज की ये ई बुक और 60% डिस्काउंट के साथ आपको मिल रही है मात्र 39 रुपये में। अदरवाइज दाम तो इसका भाई 99 है, लेकिन ये अभी आपको मात्र 39 की मिल रही है क्योंकि इस पर अभी 60% का डिस्काउंट चल रहा है। आपको गाइज ये ई बुक जो है मात्र 39 की अभी मिल रही है। और इस ई बुक की खास बात यह है कि इमेज और कलरफुल के साथ है। अगर लेना है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा 8948667652। इस पर व्हाट्सएप कीजिएगा, यहाँ से आप इस ई बुक को ले सकते हैं। बाकी मेरे प्यारे भाई जो भी डिटेल आप यहाँ से इस नंबर से ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, सवाल है कि विधि विरुद्ध जमाव में कितने व्यक्ति होने चाहिए जो आपराधिक बल द्वारा किसी संपत्ति पर कब्जा करना चाहते हों। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। विधि विरुद्ध जमाव में कितने व्यक्ति होने चाहिए जो आपराधिक बल द्वारा किसी संपत्ति पर कब्जा करना चाहते हों। कहने का मतलब यह है कि कानून के खिलाफ या कानून के विरुद्ध किसी भी संपत्ति पर कब्जा अगर कोई कर रहा है तो वहाँ पर कितने व्यक्ति होने चाहिए, तब उसे आप विधि विरुद्ध मानेंगे। 5 से अधिक, 2 भी पर्याप्त हैं, 3 से अधिक या 7 से अधिक। राइट उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 5 से ज़्यादा अगर व्यक्ति हैं तो वो जो है वो विधि विरुद्ध जमाव के अंतर्गत आएगा और आपराधिक बल द्वारा संपत्ति पर कब्जा भी करना चाहते हैं तो उसे हम मानेंगे। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 26 सवाल समझिएगा।
सवाल है कि अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 में अपराध के प्रति दंड की कौन सी व्यवस्था अपनाई गई? अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 में अपराधी के प्रति दंड की कौन सी व्यवस्था अपनाई गई? राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सुधारात्मक। राइट हो जाएगा सुधारात्मक, यानी उसे सुधारने की व्यवस्था, क्योंकि अगर कोई अपराधी है तो उसे सुधारने का ही काम किया जाएगा। आप एक बात जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश की जेल का नाम बदल करके सुधार गृह कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? ताकि वहाँ पे अपराधी सुधारे जाएंगे भाई। अभी नाम क्या था? कारागार या फिर कहा जाए जेल नाम था, लेकिन अब सुधार गृह कर दिया गया है। ध्यान रखना, ठीक है। पूछा भी जा सकता है कि किस राज्य की सरकार ने बदला है। अगला सवाल समझो, क्वेश्चन नंबर 27। सवाल है कि निम्नलिखित में से घुड़सवार पुलिस कर्मचारी का मुख्य कर्तव्य क्या है? घुड़सवार पुलिस यानी हॉर्स राइडर जो गाइज होते हैं, इनके जो कर्तव्य हैं वो क्या हैं? अपराधी तथ्यों पर नियंत्रण व अशांत क्षेत्रों में शांति स्थापित करना, घोड़ों से सड़क मार्गों पर गश्त व यातायात का प्रबंध करना, विशेष अवसर जैसे परेड आदि में उच्च अधिकारियों व राजनेताओं को सम्मानपूर्वक ले जाना। ठीक है, राइट उत्तर हो जाएगा डी, आंसर ऑप्शन नंबर डी, सभी। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। सवाल है कि पुलिस अधिकारियों को प्रमाण पत्र कौन देता है? पुलिस अधिकारियों को प्रमाण पत्र या उनका जो सर्टिफिकेट है ये कौन देता है? राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 का ये हो जाएगा महानिदेशक देते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा महानिदेशक। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 29 है आपके सामने। सवाल कह रहा है कि पुलिस अधिकारी कितने मास की सूचना दिए बिना अपने पद का त्याग नहीं कर सकते? मतलब ये हुआ कि पुलिस अधिकारी कितने महीने पहले सूचना दिए बिना अपने पद का त्याग यानी कि अपने पद से त्यागपत्र नहीं दे सकते? 2 माह से पहले। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए 29 सवाल मैंने यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। आपके व्यावसायिक जो है यानी कि बेसिक स्तर वाला ये मैंने कंप्लीट कर लिया है 29 क्वेश्चन। और मेरे प्यारे भाई ये जो आपका व्यावसायिक सूचना बेसिक स्तर की है ये कंप्लीट हो चुका है। अब की जो इसके बाद अगली टॉपिक होगी आपका वो होगा समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था, क्योंकि पुलिस प्रणाली मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। तो इसके बाद जो टॉपिक होगा वो होगा समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था। ठीक है, बाकी आज की हमारी मेहनत कैसी लगी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें ऐसा ही नहीं है बल्कि पूरा विश्वास है कि अगर आपको ये अच्छी लगी होगी तो आपने इसे अभी और तुरंत लाइक कर ही दिया होगा, क्योंकि आप इसमें पीछे नहीं रहते हो। तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आने वाली क्लासेस को नोटिफिकेशन मिले, क्योंकि आप एक बात अच्छे से जानते हो कि क्लास की कोई टाइम ही फिक्स नहीं है। इस वजह से जब भी क्लास हो तो नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ऑल पर जरूर क्लिक कर देना। बाकी आज की हमारी मेहनत कैसी लगी अपना फीडबैक आप जरूर शेयर करेंगे, ये तो मुझे पूरा पता है। मिलते हैं इसके बाद एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान शिद्दत के साथ पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।